अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। साथियों, आपके जीआईसी के सिलेबस में उर्दू में हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कफन का खुलासा। कफन का खुलासा बताया था जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। एक और दिया हुआ है अफसाना उसमें, बड़े घर की बेटी। तो आज मैं आपको बड़े घर की बेटी का किस्सा सुनाऊंगा। एक किस्से के हिसाब से आप जो है लीजिएगा, अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। एक किस्सा है ये, और इस किस्से में जितने किरदार हैं वो सारे किरदारों को मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो पहले किस्सा आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। बहुत ही दिलचस्प किस्सा है ये, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक जैसे फिल्म की तरह आप सुनिए और समझिए। एक बेनी माधव सिंह रहते हैं। बड़े घर की बेटी का मैं किस्सा सुना रहा हूँ, और इस बड़े घर की बेटी के किस्से में कुछ ऐसा माजरा सामने आया होगा जिसकी वजह से इस किस्से का नाम बड़े घर की बेटी रखा गया। तो समझिए। एक रहते हैं बेनी माधव सिंह। तो जो बेनी माधव सिंह रहते हैं, ठाकुर साहब जो बेनी माधव सिंह रहते हैं, वो गौरीपुर मौजा एक रहता है। गौरीपुर मौजा के क्या है? जमींदार। लेकिन जो जमींदारी थी वो उनके बाप दादा परदादा से धीरे 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 अब जाती रही, मतलब कम हो गई थी। दरवाजे पे हाथी बंधी थी, पहले बंधी रहती थी। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे जब जमींदारी धीरे धीरे जब खत्म होती रही, बेनी माधव सिंह के जमाने तक आती आते जमींदारी लगभग लगभग समाप्त हो गई, लगभग लगभग खत्म हो गई। तो हाथी भी नहीं रही। अब हाथी की जगह पर एक भैंस बंधी रहती थी। पहले हाथी थी, लेकिन अब हाथी की जगह पर एक भैंस बंधी रहती थी। और भैंस भी कैसी? एकदम बूढ़ी, शरीर पे, उसके जिस्म पे मांस न था, कोई भी मांस नहीं था। मतलब बहुत ही बूढ़ी और बहुत ही दुबली पतली वही एक भैंस बची थी। पहले हाथी रहती थी जमींदारी के समय, लेकिन अब बूढ़ी भैंस बची थी। लेकिन ये है कि वो दूध देती थी। दूध देती थी क्यों? क्योंकि कोई ना कोई हमेशा हांडी लिए उसके जो है दूध निकालने के लिए लगा रहता था। सुनते रहिए, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है ये। बेनी माधव सिंह जो मौजा गौरीपुर के जमींदार हैं, इनके दो बेटे थे। एक बेटा इनका वकील था इलाहाबाद में, और एक बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, घर पर ही रहता था, खाने पीने में बहुत तेज था, इसलिए वो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त था। सीना चौड़ा, कद लंबा, गोरा चेहरा, एकदम तंदुरुस्त। और जो वकील साहब थे वो उन्होंने बीए किया हुआ था। बहुत मुश्किल से उन्होंने बीए किया हुआ था। इलाहाबाद में रहते थे, वकालत कर रहे थे। तो इन्हीं में जो है, इसी बीए जैसे दो शब्द है ना, दो अक्षर हैं बी और ए, इन्हीं इंग्लिश के दो शब्दों में इनकी पूरी जिंदगी चली गई थी। लगभग लगभग बूढ़े तो एकदम नहीं हुए थे, लेकिन बूढ़े होने की तरफ ये आगे बढ़ रहे थे। दुबले से हो गए थे, चमड़ी लटक गई थी, बड़े थे। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था श्रीकंठ, श्रीकंठ सिंह। श्रीकंठ सिंह, ये श्रीकंठ सिंह है। और बेनी माधव सिंह ये इनके पिता हैं, जो मौजा गौरीपुर के जमींदार थे। कभी जमाने में हुआ करते थे, लेकिन अब जमींदारी लगभग जाती रही। भैंस आ गई हाथी की जगह। अब भैंस भी कैसी? बिल्कुल पुरानी, एकदम से मरियल। तो किस्से की तरह आप समझिएगा, क्योंकि आपको परीक्षा पास करना है और सारी बातें याद रखनी है आपको दिमाग में अपने। तो वो भैंस, चूंकि भैंस के बारे में बात कर रहे थे, भैंस बिल्कुल बूढ़ी पुरानी हो चुकी थी। शरीर पर मतलब उसके मांस नहीं बचा था, चमड़े चमड़े लटक रहे थे, लेकिन दूध दे रही थी फिलहाल। बेनी माधव सिंह के दो बेटे थे, एक थे श्रीकंठ सिंह और एक थे लाल बिहारी सिंह। तो श्रीकंठ सिंह जो थे वो बड़े बेटे थे, श्रीकंठ सिंह जो थे वो बड़े बेटे थे, और लाल बिहारी सिंह जो थे, लाल बिहारी सिंह वो छोटे बेटे थे। समझते रहिएगा, श्रीकंठ सिंह बड़े बेटे थे और लाल बिहारी सिंह छोटे बेटे थे। अच्छा, जो लाल बिहारी सिंह छोटे बेटे थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में ही रहते थे, तंदुरुस्त थे, हमने आपको बताया।
और जो लाल बिहारी की बात कर रहे हैं हम, लाल बिहारी छोटे बेटे थे, घर पे रहते थे, गांव में रहते थे, तंदुरुस्त थे, खाने पीने में बहुत तेज थे। और जो श्रीकंठ थे, ये श्रीकंठ ये इलाहाबाद में वकालत करते थे, इन्होंने बीए किया हुआ था और इनकी जो है उम्र ढल रही थी। अब बड़े थे, धीरे धीरे बूढ़े होने की तरफ ये बढ़ रहे थे। दुबले पतले थे, मेहनत करते थे। चूंकि ये वकील थे तो 2 दिन बाद ही घर पे आते थे, 2-3 दिन बाद ही घर पे आते थे और शाम को आते थे। अच्छा, चूंकि ये पढ़े लिखे थे इसलिए जब भी गांव में आते थे तो इनका जो छोटा भाई था, इस छोटे भाई के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लाते थे। सुनते रहिएगा, बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। तो जो छोटा भाई था उसके लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लाते थे। बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे अपने छोटे भाई से। श्रीकंठ अपने छोटे भाई लाल बिहारी से बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी 2-3 दिन पे शाम को आते थे वो, तब उसके लिए तोहफा जरूर लाते थे। अच्छा, अब जो है श्रीकंठ जो थे, शादी चूंकि अभी हुई नहीं थी उनकी, बड़े जरूर थे लेकिन अभी शादी हुई नहीं थी, बहुत पुराने भी नहीं हो गए थे, बूढ़े होने की तरफ बढ़ने को थे लेकिन बूढ़े नहीं हुए थे, इनकी शादी हुई नहीं थी। अब इनकी शादी की बात आई तो वहीं पर एक मौजा था, उस मौजे के जो है एक रियासत था, रियासत। इनका जो बेनी माधव सिंह का जो मौजा था वो गौरीपुर था। तो उस गौरीपुर मौजे के अलग हटकर एक रियासत थी। तो उस रियासत के जो है, उस रियासत के एक तालुकादार थे, उनका नाम था भोपत सिंह, भोप सिंह। तो एक रियासत थी, उस रियासत के तालुकादार थे भोप सिंह। तो उनकी 7 बेटियां थी, उनकी 7 बेटियां थी और वो एक ऊंचे खानदान के थे, एक ऊंचे खानदान के थे। वो अपनी बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही पैसा खर्चा करके करते थे। 3 बेटियों की शादी वो कर चुके थे। चौथी बेटी थी इनकी आनंदी। आनंदी इन्हीं भोपत सिंह की ये बेटी हैं, ठीक है, इन्हीं भोपत सिंह की ये बेटी हैं, ठीक है। आनंदी इन्हीं भोपत सिंह की बेटी हैं। चूंकि भोपत सिंह एक रियासत के तालुकादार थे, ऊंचे खानदान के थे, ठीक है, और ये अपने बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहते थे और ये भी सोच रहे थे कि हम जिस मुकाम पे हैं, हम जितने ऊंचे खानदान के हैं, हम जहां अपनी बेटियों का रिश्ता करें वो भी उतने ही खानदान का रहे, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। ये ऐसा सोचते थे। 3 बेटियों की शादी इन्होंने बहुत ही धूमधाम से करी। लेकिन उसके बाद में जब इनको भी थोड़ा इनकी रकम कम हो गई, चूंकि तालुकादार तो थे लेकिन धीरे धीरे, पहले के जमाने से धीरे धीरे अब घट रही थी, पैसा अब घट रहा था। तो लेकिन ये अभी भी ऊंचे खानदान के थे और तालुकादार थे रियासत के। तो इनका पैसा जब कम होने लगा तो अब इनको एक ये डर सता रहा था कि हम अपनी बेटी का, ये तो दिल में था ही कि अपनी बेटी की शादी जो है, आनंदी जो इनकी बेटी थी, आनंदी की शादी नीचे खानदान में करेंगे नहीं और धूमधाम से ही करेंगे। लेकिन एक डर ये भी था कि पैसा नहीं था, कम था। अचानक किसी काम से जो वकील साहब थे, ये श्रीकंठ सिंह जो वकील साहब थे, ये किसी काम से चंदे की वसूली के लिए भोपत सिंह के घर, किसी काम से चंदे की वसूली के लिए गए, भोपत सिंह के घर गए। तो भोपत सिंह इन्होंने अपना जो है पूरा हाल, कहाँ रहते हैं, किनके बेटे हैं, कितना पढ़ा है, क्या करते हैं, सब कुछ बताया इनको, भोप सिंह को, जो भोप सिंह है इनको बताया। चूंकि ये पढ़े लिखे थे और खानदान भी इनका भी ठाकुरों वाला था और इनका भी ठाकुरों वाला था। लेकिन ये जो बेनी माधव सिंह थे ये अब ढल चुके थे, खत्म हो चुकी थी इनकी जमींदारी। लेकिन थे तो ठाकुर ना, तो ठाकुर थे और ये भी ठाकुर थे। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि चूंकि ये जमींदार थे, इनके पिता बेनी माधव सिंह, और ये जमींदार के बेटे हैं और पढ़े लिखे हैं, वकालत कर रहे हैं, वकील साहब हैं, तो इन्होंने ऐसे बात में इनको पसंद कर लिया, श्रीकंठ जी को इन्होंने पसंद कर लिया। भोप सिंह ने श्रीकंठ जी को पसंद कर लिया। जब पसंद कर लिया तो शादी की बात हुई और शादी तय कर दी। शादी तय कर दी किसके साथ? आनंदी के साथ। आनंदी के साथ शादी तय कर दी। तो जब आनंदी के साथ शादी हो गई तो आनंदी जी जो है वो श्रीकंठ की बीवी बन गई। श्रीकंठ की बीवी बन गई। देखिए, श्रीकंठ की बीवी बन गई कौन? आनंदी।
तो अब जब बीवी बन गई तो बेनी माधव सिंह के घर तो आना ही पड़ा। बेनी माधव सिंह के घर तो आना ही पड़ेगा क्योंकि शादी हो गई उनकी श्रीकंठ जी के साथ। तो अब बेनी माधव सिंह श्रीकंठ जी अपने घर में लेके आए बेनी माधव सिंह के यहाँ। तो जब लेके आए आराम से रहने लगे। अपना तो चले जाते थे, वकील साहब थे, अपना चले जाते थे इलाहाबाद, आते थे 2-3 दिन पे। क्योंकि ये बड़े घर की बेटी थी ना, ये आनंदी ऊंचे घर की बेटी थी, मतलब बड़े घर की बेटी थी। तो इसका खान पान, रवैया, तौर तरीका, तहजीब सब अच्छे घर का, मतलब ऊंचे घर का था। तो एक दिन ऐसा हुआ, वकील साहब नहीं थे, इलाहाबाद थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जो लाल बिहारी छोटे भाई हैं वकील साहब के, ये मुर्गा लेकर आए। बिल्कुल कहानी की तरह समझिएगा। मुर्गा लेकर आए और रहा होगा मुर्गा 1-8 किलो जो भी लाया हूँ, 1 किलो। तो मुर्गा लेकर आए और जब ये लेकर आए घर पहुंचे, मुर्गा जब लेकर आए घर पहुंचे तो इन्होंने अपनी भौजाई से, अब इनकी भाभी तो हुई, इनके बड़े भाई की बीवी हैं तो इनकी भाभी हुई ना। तो इन्होंने अपनी भाभी से कहा, इनकी भाभी ये हैं, इन्होंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी लीजिए इसको बनाइए। ठीक है, भाभी ने लिया मुर्गा, लेकर गई बनाने के लिए। अब चूंकि मुर्गा जब बनाने लगी वो, ये आनंदी जब मुर्गा बनाने लगी तो घर में लाल बिहारी के घर में, मतलब लाल बिहारी का घर हो चाहे श्रीकंठ घर हो चाहे बेनी माधव सिंह का घर हो, तीनों लोग एक ही घर में रहते थे। तो इस घर में घी रखा हुआ था, 1 पाव से कमोबेश 1 पाव था वो, चाहे 150 ग्राम ज्यादा रहा हो, लेकिन 1 ही पाव था। तो अब मुर्गा चूंकि ज्यादा था, घी कम था, तो आनंदी ने पूरा घी जो 1 पाव था वो मुर्गे में डाल दिया, पूरा घी मुर्गे में डाल दिया और मुर्गा पकाया, अच्छे से बनाया, बना के रखा। तो जब खाना खाने का समय आया तो खाना निकाला सबके लिए। बेनी माधव सिंह उस समय घर पे नहीं थे और श्रीकंठ भी उस समय घर पे नहीं थे, लाल बिहारी थे और आनंदी थी। आनंदी ने निकाला मुर्गा, खाने को दिया, लाल बिहारी बैठे खाने के लिए, प्लेट में परोसा गया, तस्तरी में रोटी दिया गया लाल बिहारी सिंह को। तो रोटी जब ये उठाए खाने के लिए तो इन्होंने कहा कि भाभी घी नहीं है, ये घी में रोटी में घी लगाना चाहते थे, मतलब रोटी में ये घी लगा के खाना चाहते थे। तो आनंदी बोली कि घी नहीं है, वैसे खा लीजिए। भाई इनका जबान ही वैसे था, बड़े घर की बेटी थी ये, तो इनका जबान ही वैसे था, थोड़ा सा वैसे बड़े ऊंचे लोगों जैसा। इन्होंने कहा घी नहीं है, वैसे खा लीजिए। तब लाल बिहारी ने कहा अभी परसों ही तो हम लाए थे घी, इन्होंने कहा अभी हम परसों ही तो घी लाए थे। तो आनंदी ने कहा जो था हमने गोश्त में डाल दिया और घी नहीं है, खा लीजिए वैसे। अब लाल बिहारी कह रहे हैं कि इतने ऊंचे आवाज में क्यों बोल रही हैं आप। लाल बिहारी को थोड़ा सा गुस्सा आया, क्योंकि इतने ऊंचे आवाज में इनके सामने आज तक बोला नहीं था कोई। ठीक है, तो इनको आया गुस्सा और इनको जो है कहा कि इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोल रही हैं, आराम से बोलिए, घी हम परसों लेके आए थे और पूरा घी आपने जो है मुर्गे में डाल दिया। तो जब इनको गुस्सा आया, तेज ये बोले, तो इनको भी गुस्सा आया, आनंदी सिंह को जब गुस्सा आया तो आंखें लाल हो गई। तब इन्होंने कहा आंखें लाल मत करो मेरे सामने, लाल बिहारी ने कहा आंखें मेरे सामने लाल मत करो, और बड़ा तेज से तिल मिलाए और जो खड़ाऊ पहने थे उस खड़ाऊ को निकाला और तेज से खींच के मारा, फेंक के। जब फेंक के मारा तो आनंदी ऐसे हाथ कर ली और इनके कान में लगा, वो नहीं कान में नहीं लगा, हाथ में लग गया, क्योंकि चेहरे पे ना लग गया इसलिए ऐसे कर ली थी, तो इनकी हाथ पे लग गया और हाथ घायल हो गया। पट्टी वट्टी किया, बांधा अपना, और जाके अपने कमरे में बैठ गई। अब लाल बिहारी सिंह ने खाना खाया कि नहीं खाया वो बात की बात है, ये गुस्सा के जाके गई अपने कमरे में बैठ गई। चूंकि श्रीकंठ थे नहीं, इलाहाबाद थे, वो वकालत कर रहे थे, वकील साहब थे, ये 2 दिन बाद आने वाले थे। इन्होंने अपने कमरे में गई, बैठ गई और 2 दिन तक खाना नहीं खाया और वकील साहब का इंतजार करती रही कि वकील साहब जल्दी आए और हम शिकायत करें। तो जब वकील साहब शाम को आए जब वकील साहब गांव में अपने, तो चूंकि गांव में जब वकील साहब आते थे तो ये पंचायत बटोरते थे, सबका पंचायत बुलाते थे और सबको बैठाते थे और सबको ज्ञान बांटते थे कि ऐसा करना चाहिए, बीवी का गुलाम नहीं बनना चाहिए
और घर में मेल जोल से रहना चाहिए। और अगर किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को या किसी आदमी को कुछ पसंद नहीं है तो वो अपने मन का करे, लेकिन इस तरह से करे कि घर में कोई गुस्सा ना हो, घर में सबको खुश रखे। मतलब ये ज्ञान बांटने का काम करते थे जब भी गांव में आते थे। क्यों? क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, इसलिए सभी लोग इनका इज्जत करते थे। और जब इन्हीं के घर में यहाँ झगड़ा हो रहा है तो देखिए, जब आए गांव में तो ये पहले तो पंचायत बुलाए, सबको ज्ञान बांटे। उसके बाद रात हो गई, देर रात हो गई, 10-11 बज गया। तब जब ये रुखसत हुई यहाँ से तो अपने घर फिर पहुंचे जब, तो इनकी बीवी इनसे मिली, गुस्साई हुई थी। जब गुस्साई हुई थी, मिली, तो इन्होंने शिकायत करी इनसे। इन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हमको सैंडल से मारा जा रहा है, खड़ाऊ से मारा जा रहा है। हम इतने अच्छे घर की हैं, बड़े घर की हैं, और जितना घी यहाँ जो है आपके भाई लेकर आए हैं उतना घी हमारे यहाँ नौकरशाह खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। हमारे घर जो है घी बहुत सारा इधर उधर पड़ा रहता है। 1 पाव घी था, वो हमने गोश्त में डाल दिया, अब और घी मांग रहे थे, हम कहाँ से दें? हमने कहा नहीं है, तो इन्होंने हमें खड़ाऊ से मारा। मतलब जितना शिकायत हो सकता था आनंदी ने अपने शौहर से किया। अब शौहर गुस्से से लाल। चूंकि जो शौहर थे श्रीकंठ, वो अपने भाई को बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन इस समय औरत का गुस्सा, औरत का दुख देखकर ये सह नहीं पाए और बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए। बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए। गुस्से में हो गए और जाकर किससे मिले? ये बेनी माधव सिंह से डायरेक्ट ये गए। बिग ब्रदर, मतलब बिग ब्रदर क्या, बिग फादर, इनके ही पिता हैं ये बेनी माधव सिंह, इन्हीं के ये दोनों बेटे हैं। तो ये श्रीकंठ गए बेनी माधव सिंह के पास, बैठे, उनसे कहा देखिए अब्बू या पिताजी, हम इस घर में नहीं रहेंगे और हमारा यहाँ गुजर बसर नहीं होगा, हमें अब जाने दीजिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और उसका हम उसकी इज्जत और आबरू और उसको सैंडल से मारा जाए ये हम सह नहीं सकते, और हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हम यहाँ हम नहीं रह सकते, हम अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, अलग रहेंगे। इनके पिताजी ने कहा बेटा तुम समझदार हो, तुम अक्लमंद हो, अपने मन से काम करो। अब इन्होंने फिर कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको इजाजत दीजिए। क्योंकि जो श्रीकंठ थे वो अपने पिताजी का बहुत इज्जत करते थे, तो ये बहुत तेज नहीं बोल पाते थे, लेकिन शिकायत जरूर किए। कहे कि हमको इजाजत दीजिए, हम लोग जो लोग जा रहे हैं अलग रहेंगे। ठीक है, तो तब तक गांव के लोगों ने जब सुना तो इनके घर में आ गए। आसपास पड़ोस के लोग इनके घर में जब आ गए तो सुनने लगे भाई की जो है, हम अभी तक जो है पंचायत बुलाते थे, सबको ज्ञान बांटते थे यहाँ गांव में, अब इन्हीं के यहाँ जो है झगड़ा हो रहा है, तो देखिए क्या करते हैं। गांव वाले इसलिए देख रहे थे कि ये दोनों अगर श्रीकंठ उनकी बीवी आनंदी घर छोड़ के चले जाते तो ये लोग खुश हो जाते गांव वाले। क्यों? क्योंकि यही ज्ञान बांटते थे और यही छोड़ के चले जाएंगे जब घर, तो खुश तो हो ही जाएंगे, तो इसीलिए वो थे। और ये चीज इनके बाप जो बेनी माधव सिंह थे वो समझ गए कि गांव वाले इसीलिए आए हैं और मजा लेने की चक्कर में हैं। तो इन्होंने अपना लहजा थोड़ा नरम कर लिया। कहा बेटा आप अक्लमंद हो, बड़े हो, अगर छोटे भाई ने कुछ गलती कर दी है तो बड़े हो, बड़े बन के जो है माफ कर दो उसको, और कोई दिक्कत नहीं है, उसे माफ कर दो और अच्छे से हंसी खुशी से रहो। यही शब्द कहा उन्होंने। तो ये मान नहीं रहे थे, ये बिल्कुल आग बबूला थे कि नहीं, हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। अपने भाई को कह रहे थे ये कि हम अपने भाई की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, अपने भाई की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, और हम बहुत गुस्सा हैं उससे। यही सब बड़बड़ाते हुए वहां से निकलने ही वाले थे अपने कमरे में आने के लिए आनंदी के पास। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मोड़ है। मोड़ ये है कि जो लाल बिहारी था वो श्रीकंठ और बेनी माधव सिंह की बातों को सुन रहा था, दरवाजे के खिड़की के बगल में खड़ा होकर के सारी बातें ये सुन रहा था। लेकिन ये था, पढ़ा लिखा नहीं था, ये अनपढ़ था, लेकिन ये अपने भाई का सम्मान और इज्जत बहुत करता था। किसका? श्रीकंठ का। ये श्रीकंठ के सामने ऊंची आवाज में बोल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये बहुत इज्जत करता था श्रीकंठ का, और खिड़की के पास अपने बड़े भाई और अपने बाप के बातों को सुन रहा था। और इससे रहा नहीं गया, ये फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद जब ये रोने लगा, इससे रहा नहीं गया, ये दौड़ के आया खिड़की के पास से और चला गया अपनी भाभी के पास, आनंदी के पास, और कहा भाभी आप मुझे माफ कर दीजिए,
हमने अगर कुछ गलती की है तो हमें माफ़ कर दीजिए। अब भैया हमारा शक्ल नहीं देखना चाहते हैं तो हम खुद जा रहे हैं इस घर से, इस घर में नहीं रहेंगे। अब आनंदी चूंकि ये भी पढ़ी लिखी थी और बड़े घर की बेटी थी, लेकिन इतना इज्जत एहतराम, इतना समझदारी थी इसके अंदर। शिकायत तो कर दिया था भले ही श्रीकंठ से, लेकिन पछता रही थी, वो पछता रही थी। तो जब लाल बिहारी इनके पास गए माफी मांगने के लिए और कहे कि हमें माफ कर दीजिए और भैया हमारा मुंह देखना नहीं चाहते हैं, हम खुद ही इस घर को छोड़ देंगे, तो इनकी आंखें भर आईं। इन्होंने लाल बिहारी से कहा कि आप कहीं ना जाइए, अपने देवर से कहा लाल बिहारी से कि आप कहीं ना जाइए, हमने आपको माफ कर दिया है और आप बिल्कुल न जाइए। तब तक ये श्रीकंठ दरवाजे क्रॉस कर चुके थे, अपने कमरे में आ रहे थे। तब तक इन्होंने देखा कि लाल बिहारी इनकी वाइफ के पास खड़ा है, इनकी बीवी के पास। तो ये वहीं रुक गए और बातें सुनने लगे। आनंदी कह रही थी इनसे कि आप कहीं ना जाइए, मैंने आपको माफ कर दिया, मैंने गलती की, जो शिकायत की, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा जो है बवाल हो सकता है। और ये सारी बातें श्रीकंठ सुन रहे थे। तो इन्होंने कहा नहीं भाभी, भैया को अगर हम नहीं पसंद है, हमारा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं तो हम जा रहे हैं, और आपके कहने से हम नहीं मानेंगे। अगर भैया हमसे कह दें कि ठीक है हमने माफ कर दिया, कोई बात नहीं है, तो हम रुकेंगे। तो ये इनको जाकर बताती हैं कि माफ कर दीजिए, हो गई होगी गलती, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमने नाहक में शिकायत कर दिया आपसे। तब तक ये लाल बिहारी जो है, लाल बिहारी सिंह चले गए बाहर दरवाजे के और जा रहे थे घर छोड़ के। तब तक ये जा रहे थे घर छोड़ के, आनंदी इनके पास गई, कहीं माफ कर दीजिए उनको, और यहाँ से फिर इनके पीछे आनंदी दौड़ी इनको रोकने के लिए। किसको? लाल बिहारी को रोकने के लिए कि लाल बिहारी जी रुक जाइए, रुक जाइए, अब कहीं ना जाइए, हमने आपको माफ कर दिया है। तो इन्होंने यही शब्द कहा कि भैया अगर कह दें तो हम रुक जाएंगे। तब तक जो श्रीकंठ थे इनके बड़े भाई, वो भी पीछे से आ गए। इन्होंने इनको तेज से बुलाया। तो जब बुलाया तो चूंकि ये इज्जत बहुत करते थे लाल बिहारी सिंह अपने भैया श्रीकंठ का, तो ये रुक गए और वापस आए। तो दोनों लोग, ये बड़े भाई जो थे श्रीकंठ, इनको लाल बिहारी को कहा कि छोटे भाई लल्लू, प्यार से लल्लू कहा, लल्लू या लल्ला, मैं तुमको बहुत मोहब्बत करता हूँ और घर से ना जाओ, हमने ऐसे ही कह दिया होगा गुस्से में, उन सब बातों को भूल जाओ। यही कहते कहते दोनों भाई आपस में लिपट कर रोने लगे, प्यार मोहब्बत से खुश हो गए, रोने लगे। और इनकी बातों को या इनके लिपट कर रोने को बेनी माधव सिंह बाहर अंदर से देख रहे थे। तो बेनी माधव सिंह खुश हुए, मन ही मन में खुश हुए कि दोनों में एकता हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े भाई ने छोटे भाई को माफ कर दिया। और इन सब की वजह आनंदी है, आनंदी की वजह से ही ऐसा हुआ है। आनंदी ने बड़प्पन दिखाया, बड़े घर की बेटी है तो इसने बड़प्पन दिखाया और लाल बिहारी सिंह को माफ कर दिया और मेल मिलाप करा दिया, और फिर से इनका घर खिलखिलाता हुआ अच्छे से बस गया। तो बस इतनी सी कहानी है दोस्तों, ये थी बड़े घर की बेटी की कहानी का खुलासा। तो इसमें किरदार कौन कौन है? एक तो बेनी माधव सिंह है। कौन? बेनी माधव सिंह है। ये क्या है? ये मौजा गोरीपुर के क्या है? जमींदार। बेनी माधव सिंह जो हैं, ये क्या है? ये गौरीपुर जो मौजा है वहां के जमींदार हैं। इनके दो बेटे हैं, एक है श्रीकंठ सिंह, ठीक, और दूसरे हैं लाल बिहारी सिंह। तो श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह ये दोनों बेटे हैं। बेनी माधव सिंह के ये दोनों बेटे हैं, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह। और श्रीकंठ सिंह की बीवी है कौन?
आनंदी, आनंदी ये बीवी हैं, बीवी है किसकी? श्रीकंठ सिंह की। और आनंदी सिंह के जो पिता हैं, मतलब इनके जो बाप हैं, बाप, इनके बाप, आनंदी सिंह के बाप हैं कौन? भोप सिंह, भोप सिंह। ये क्या है? ये एक रियासत, रियासत के तालुकादार हैं, तालुकादार हैं। बस ये आपके सामने सारे किरदार लिखे हुए हैं। बेनी माधव सिंह, उनके बेटे श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह की बीवी है आनंदी सिंह, ठीक। आनंदी सिंह के बाप हैं भोप सिंह, जो एक रियासत के तालुकादार हैं। और बेनी माधव सिंह कौन है? बेनी माधव सिंह मौजा गौरीपुर के जमींदार हैं। ये किरदार हो गए और पूरी कहानी, पूरा खुलासा आपको हम बड़े मौज से सुनाया है, बड़े अच्छे से। तो मुझे यकीन है साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ये जो है प्रेमचंद का दूसरा जो था बड़े घर की बेटी, ये हम खत्म कर दिए। अब अगला हम कल अगले क्लास में शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोगों से ये निवेदन है, ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। कमेंट में आप प्रश्न पूछें तो उस प्रश्न का हम जवाब देंगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ साथियों आपसे ये भी गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखा करें और नोट्स भी बनाते चलें ताकि एक अच्छा नोट्स बन जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।